प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हैं। नेक्स्ट इसका यूज क्या क्या है, मेनली इसके 3 यूज है। एक तो यूज है कुछ कंपाउंड्स को ऐसे अगर मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए भी यूज होता है। 3 यूज है, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी ये यूज होता है, या फिर किसी कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज होता है, या फिर किसी कंपाउंड की प्यूरिटी चेक करने के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, कंपाउंड प्योर है या नहीं ये चेक करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, या फिर कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने के लिए, या फिर कंपाउंड्स की प्यूरिटी चेक करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे पढ़ता हूँ, देखो यहाँ पे, क्रोमेटोग्राफी इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक extensively used to separate mixtures into their components. Important technique extensively used to separate mixture into their components, purify compounds and also to test the purity of compounds. तो इसके mainly 3 uses है। The name chromatography is based on the Greek word chroma for color. कहाँ से आया ये वर्ड? क्रोमा से आया। ठीक है, क्रोमा वर्ड इससे पहले सुना है कहीं पे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट आता है वर्ड। मोनोक्रोमैटिक मतलब जिसका एक ही कलर हो, मतलब एक ही वेवलेंथ आएगी उसकी। ठीक है, तो क्रोमा किसके लिए वर्ड है? कलर के लिए है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कलर। ठीक है, वहाँ से आया एक वर्ड क्रोमेटोग्राफी फॉर कलर, सिंस द मेथड वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट्स। क्यों क्रोमेटोग्राफी नेम है इस टेक्निक का? क्योंकि ये सबसे पहले टेक्निक किस लिए यूज हुई है? प्लांट्स में से कुछ कलर्ड सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या कलर्ड सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, सिंस द मेथड वॉज फर्स्ट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ colored substances found in plants. In this technique, the mixture of substances is applied onto a stationary phase which may be a solid or a liquid. A pure solvent or a mixture of solvents or a gas is allowed to move slowly over the stationary phase. The components of mixture get gradually separated from one another. The moving phase is called the mobile phase. बेस्ट। ठीक है, पहले समझाता हूँ क्या लिखा है ये। इसमें क्या होता है ये समझ लो, इसमें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक तो होता है स्टेशनरी फेज। ठीक है, स्टेशनरी फेज मतलब, स्टेशनरी मतलब क्या होता है? जो रुका हुआ है। स्टेशनरी वर्ड, स्टेशनरी मतलब जो रुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मैं एक स्टेशनरी सब्सटेंस पूरा अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, एक प्लेट ली मैंने, इसमें मैंने क्या कर दिया? एक सब्सटेंस अप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे मैं एक सॉल्वेंट लेता हूँ। यहाँ पे सॉल्वेंट भी हो सकता है, या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे जो सब्सटेंस लगाया है उसे क्या कहना है? स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज है ये। नेक्स्ट इधर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस भी फ्लो हो सकता है। जनरली सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या किया? यहाँ पे जैसे अगर मुझे एक ए है और बी है, इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया? ये यहाँ पे अप्लाई कर दिया ए प्लस बी का मिक्सचर। तो क्या होता है इसमें? ये सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, इसको कहते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल फेज, मोबाइल फेज मतलब जो मूव हो सकता है। ठीक है, जो मूव होता है उसको कहते हैं मोबाइल, और जो मूव नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? स्टेशनरी। तो ये मोबाइल फेज क्या होगा? अभी ये सॉल्वेंट ऐसे ऊपर ऊपर मूव होता है। ठीक है,
सॉल्वेंट ऐसे ऊपर मूव होगा, जैसे सॉल्वेंट पहुंच गया यहाँ तक, ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ तक पहुंच गया। इसमें अभी क्या होता है, ए और बी में कोई एक कंपोनेंट ज़्यादा मूव होगा, दूसरा कंपोनेंट कम मूव होगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ए को मैं कर देता हूँ ज़्यादा मूव, ए मूव होके आ गया इधर, यहाँ पे अपना आ गया ए, और बी भी मूव होगा और बी आ गया इधर। तो क्या हो गया, ए और बी यहाँ पे सेपरेट हो गए, ठीक है, क्लियर है। मोबाइल फेज जैसे ऊपर मूव होगा, उसके साथ ए और बी भी मूव होंगे, उसमें कोई एक कंपोनेंट ज़्यादा मूव होगा, दूसरा कंपोनेंट कम मूव होगा, क्लियर है। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो सॉल्वेंट है या सॉल्वेंट का मिक्सचर है, ये इन दोनों से क्या होगा, ज़्यादा मूव होगा, ठीक है। ये मोबाइल फेज जैसे मूव हो रहा है, उसके साथ ये कंपोनेंट्स भी मूव होंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो गए, सेपरेट हो गए। इसी को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसमें दो प्रिंसिपल यूज होते हैं। बेस्ड ऑन दिस टू प्रिंसिपल्स देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप आते हैं। एक तो होता है इसमें एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, दो टाइप्स है, टू टाइप्स, बेस्ड ऑन टेक्निक यूज्ड, या फिर इसमें किस टाइप का मेथड यूज होता है उसके बेस्ड दो टाइप्स आते हैं। एक तो आता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एंड सेकेंड आता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। दोनों मेथड देखते हैं। Based on the principle involved, chromatography is classified into different categories. Two of these are adsorption chromatography and partition chromatography, ठीक है। दोनों मेथड देखेंगे अभी क्या क्या होता है। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी में फर्स्ट टाइप है अपना एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन में पहले तो ये वर्ड पता होना चाहिए, एडजॉर्प्शन क्या होता है, बताओ कोई। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन सुना है, एब्जॉर्ब हो रहा है कुछ, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब मतलब जैसे स्पंज है, स्पंज में वाटर, अगर मैं वाटर उसमें स्पंज पे अगर मैं वाटर डालूं तो वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये सरफेस पे होता है, सिर्फ ये पूरा बल्क में होता है। एब्जॉर्ब जो होता है कोई भी सब्सटेंस, एब्जॉर्ब हो गया सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा बल्क में होता है। और एब्जॉर्ब होना मतलब सिर्फ ये सरफेस पे स्टिक हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या रहेगा, सिर्फ सरफेस पे अगर कुछ स्टिक हो रहा है तो उसे क्या कहना है, एड्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। या सब्सटेंस क्या हो गया, एड्जॉर्ब हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पंज है, इस स्पंज पे मैंने क्या किया, वाटर पुट कर दिया, H2 अगर मैं पुट करूं तो ये क्या होगा, पूरे बल्क में जाएगा, तो यहाँ पे होगा एब्जॉर्प्शन। और अगर कहीं पे, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है, जैसे इधर मैंने पेंट लिया और वो अप्लाई कर दिया, तो वो क्या रहेगा, सिर्फ सरफेस पे, तो वो क्या हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है अभी एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में, जैसे ये देखो, यहाँ पे एक तो रहेगा ये एड्जॉर्बेंट रहेगा, ठीक है। ये जो स्टेशनरी फेज है इसे कहते हैं एड्जॉर्बेंट। जो एड्जॉर्ब करता है उसे क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये एड्जॉर्बेंट पे क्या होता है, ए और बी एड्जॉर्ब होंगे, लेकिन एक ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, एक कम एड्जॉर्ब होगा, ठीक है। इसके सरफेस पे ये मूव हो रहे हैं, तो इसमें से एक ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, एक कम एड्जॉर्ब होगा। जैसे ये ए है और बी है, जो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा मतलब जो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ऐसे समझ लो, वो ज़्यादा मूव होगा या कम मूव होगा, जो ज़्यादा इससे सरफेस पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है वो कम मूव होगा या ज़्यादा मूव होगा, कम मूव होगा ना। जैसे ए और बी में देखो, बी क्या होगा, ज़्यादा इस पर अट्रैक्ट हो रहा है,
तो ये कम मूव हुआ। ए क्या हो रहा है, कम अट्रैक्ट या कम एड्जॉर्ब हुआ, इसलिए क्या हुआ, ज़्यादा मूव हुआ। ठीक है, इसी टेक्निक का यूज करके जो कम मूव हो रहा है, मतलब एड्जॉर्प्शन इसमें मेन है। ठीक है, एड्जॉर्बेंट पे इनकी जो अलग अलग सब्सटेंसेस है, एक कम एड्जॉर्ब होगा, दूसरा ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा। इसी टेक्निक का इसमें यूज होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एड्जॉर्ब्ड ऑन एन एड्जॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज। किस पे बेस्ड है ये, डिफरेंट कंपाउंड्स आर एड्जॉर्ब्ड ऑन एन एड्जॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज। क्लियर है ये, एड्जॉर्बेंट पे अलग अलग कंपाउंड डिफरेंट डिग्री या डिफरेंट अमाउंट में एड्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉमनली यूज्ड एड्जॉर्बेंट्स आर सिलिका जेल एंड एल्यूमिना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एड्जॉर्बेंट यूज होते हैं, कॉमनली यूज्ड एड्जॉर्बेंट्स, एक तो है एल्यूमिना एंड सेकेंड है सिलिका जेल। एल्यूमिना होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक फॉर्म होता है, और सिलिका जेल SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड का एक फॉर्म होता है। ठीक है, ये अपने एड्जॉर्बेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में 3-4 बार यही क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि कौन से एड्जॉर्बेंट है, एक बार क्वेश्चन आया था, अलग अलग वे में क्वेश्चन आए हैं, तो दोनों याद रखो। ठीक है, तो ये अपने कॉमनली यूज एड्जॉर्बेंट है। कॉमनली यूज एड्जॉर्बेंट्स आर silica gel and alumina. When a mobile phase is allowed to move over a stationary phase, that is adsorbent, the component of mixture move by varying distances over the stationary phase. तो इसमें क्या हो रहा है, ये अपना एड्जॉर्बेंट मैंने क्या किया, इस प्लेट पे एल्यूमिना या सिलिका जेल लगा दिया है, जो क्या है अपना एड्जॉर्बेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ये मोबाइल फेज क्या हो रहा है, इधर से ऐसे ऊपर मूव हो रहा है। ठीक है, ए और बी क्या होंगे, डिफरेंट डिग्री पे एड्जॉर्ब होंगे। ठीक है, इनकी डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन सेम नहीं है, एक ज़्यादा एड्जॉर्ब हो रहा है, एक कम एड्जॉर्ब हो रहा है। तो क्या होगा, जैसे मूव होगा तो ये कंपोनेंट अलग अलग डिग्री से मूव होंगे या अलग अलग डिस्टेंस से मूव होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। When a mobile phase is allowed to move over a stationary phase या adsorbent, ये adsorbent यहाँ पे क्या है, stationary phase है। ठीक है, next following are two main types of chromatographic technique based on the principle of differential adsorption। यहाँ पे क्या हो रहा है, differential adsorption हो रहा है, differential adsorption। ठीक है, क्लियर है। अलग अलग डिफरेंट डिग्री से ये क्या हो रहे हैं, एड्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इसमें दो टाइप के फर्दर क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स है बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के मेनली और फर्दर दो टाइप्स है, दोनों टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक टाइप देखते हैं इसके। पूछो डाउट, क्या पूछना है। अगर ऐसा कोई भी दो कंपाउंड हमें दिए होंगे ना, तो उससे हम ऐसे किसे डिसाइड करेंगे कि कौन एब्जॉर्बेंट होगा, मतलब किसका मोबाइल फेज होगा, मोबाइल फेज क्या होगा, स्टेशनरी फेज क्या होगा, वो तुम्हें डिसाइड नहीं करना है। जैसे ये एड्जॉर्बेंट है, ये हमेशा क्या रहेगा, स्टेशनरी फेज ही रहेगा। ठीक है, मोबाइल फेज कोई ना कोई सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो तुम्हें मेनली क्या याद रखना है, एड्जॉर्बेंट इज स्टेशनरी फेज, और उसमें भी दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है एल्यूमिना, सेकेंड है सिलिका जेल। ठीक है, ये दो ही एग्जाम्पल पे हर बार क्वेश्चन आया है। तो इसमें भी एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स है, एक तो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड नेक्स्ट है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी।
कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इसका ये फर्स्ट टाइप है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ओवर अ कॉलम ऑफ एड्जॉर्बेंट दैट इज स्टेशनरी फेज। यहाँ पे एक ऐसे कॉलम है जिसमें क्या है, ये स्टेशनरी फेज या एड्जॉर्बेंट है। इसका यूज करके अपन क्या कर रहे हैं, इस मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हो, ठीक है। कैसे सेपरेट होता है वो भी देखो। स्टेशनरी फेज पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ओवर अ कॉलम ऑफ एड्जॉर्बेंट पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब. The column is fitted with stopcock at its lower end. The mixture adsorbed on the adsorbent is placed on the top of adsorbent column packed in a glass tube. Adsorbent column के ऊपर क्या आएगा, ये मिक्सचर ऑफ, जो भी मिक्सचर है जिसको सेपरेट करना है, ठीक है, ये इसके ऊपर है। नेक्स्ट, एन अप्रोप्रिएट इल्यूएंट which is a liquid or a mixture of liquids is allowed to flow down the column slowly. यहाँ पे एक इलुएंट यूज होता है। इस सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, इलुएंट। ये एक लिक्विड भी हो सकता है या मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स भी हो सकता है, ठीक है। ये अपना क्या होगा, अभी मोबाइल फेज हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव होगा, ये ऊपर से ऐसे नीचे मूव होगा। ये अपना क्या है, एड्जॉर्बेंट या स्टेशनरी फेज है, ठीक है। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री टू विच कंपाउंड्स आर एड्जॉर्ब्ड, कंप्लीट सेपरेशन टेक्स प्लेस. द मोस्ट रेडिली एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर रिटेन नियर द टॉप एंड द अदर्स कम डाउन टू वेरियस डिस्टेंसेस इन द कॉलम. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जैसे ए बी सी में देखो, ये अपना इल्यूएंट है, इल्यूएंट ऊपर से नीचे मूव होगा, ठीक है। तब क्या होगा, ये अपने ए है, बी है, सी है, इसमें से कोई एक ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, कोई एक कम एड्जॉर्ब होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए अगर ज़्यादा एड्जॉर्ब करता हूँ, मोर एड्जॉर्ब, ठीक है, और सी कर देता हूँ लीस्ट एड्जॉर्ब, लीस्ट एड्जॉर्ब। तो जब ये मूव होगा तो सबसे कम एड्जॉर्ब क्या हो रहा है, सी सबसे कम इसको स्टिक करेगा या सबसे कम अट्रैक्ट होगा यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा मूव कौन सा होगा इसमें, सी ज़्यादा मूव होगा। ए बहुत ज़्यादा एड्जॉर्ब हो रहा है तो ए कम मूव होगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली ये तीनों सेपरेट हो जाएंगे। जैसे इसी कॉलम में क्या होगा, ए जो है, जैसे 3 लेयर फॉर्म हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा अभी एड्जॉर्ब हुआ ए, तो ए क्या होगा, सबसे कम मूव होगा, ठीक है। तो ए आ जाएगा ऊपर। नेक्स्ट, बी इनके बीच में लिया है तो बी आ जाएगा। सी लीस्ट एब्जॉर्ब हुआ है, सी यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो इसके साथ सी क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, और सबसे नीचे क्या आएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है ये? तो यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा ए और बी और सी का। क्लियर है? सिंपल मेथड है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ज़्यादा मूव होता है, जो कम एड्जॉर्ब होगा वो ज़्यादा मूव होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आया है और एकदम लॉजिकल भी है। जो कम अट्रैक्ट हो रहा है वो ज़्यादा मूव हो जाएगा, ठीक है। सी इज लीस्ट एब्जॉर्ब, हेंस इट मूव्स डाउन मोर एज कंपेयर टू ए एंड बी। लास्ट पॉइंट यही लिखा है, देखो। When a mobile phase is allowed to move over a stationary phase that is adsorbent, the component of mixture move by varying distance over the stationary phase. ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस से मूव हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द मोस्ट readily adsorbed substance are retained near the top. मोस्ट readily adsorbed मतलब वो जो ईजीली एड्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। मोस्ट रेडिली मतलब मोस्ट ईजीली भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ये मैंने किया है ए, ये क्या है, मोस्ट रेडिली एड्जॉर्ब आर रिटेन्ड नियर द टॉप, ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। एंड अदर्स कम्स डाउन टू वेरियस डिस्टेंसेस इन द कॉलम, बाकी के क्या होंगे,
अलग अलग डिस्टेंस से मूव होंगे। क्लियर है? मोस्ट रेडिली एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर रिटेन नियर द टॉप, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है या जो इजीली एब्जॉर्ब हो रहा है वो टॉप पे रहेगा, और जो कम एब्जॉर्ब हो रहा है वो ज़्यादा मूव हो जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया अपना कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें भी कौन सा ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, कौन सा कम एब्जॉर्ब होता है वो भी बताता हूँ। ये डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल पे। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल कौन सा ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ये डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर है, ठीक है, तो उसमें क्या रहेंगे, ज़्यादा उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे। पोलर मॉलिक्यूल में क्या रहेगा, कुछ डायपोल मोमेंट होगा या कुछ मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस मोर कर देता हूँ, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर। तो अगर ज़्यादा पोलर सब्सटेंस है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे, तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, मोस्ट रेडिली एब्जॉर्ब्ड। तो इसमें सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा है, ए बी और सी में? ए बी और सी में सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा है? ए सबसे ज़्यादा पोलर है, इसलिए यहाँ यहीं पे अट्रैक्ट हो गया। सी क्या है, लिस पोलर या नॉन पोलर है। नॉन पोलर है इसलिए ये अट्रैक्ट नहीं हुआ या एब्जॉर्ब नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, ज़्यादा मूव हो गया, ठीक है। और ए क्या है, मोस्ट पोलर है, इसमें ए क्या कर देता हूँ मैं, मोस्ट पोलर। तो पोलर होने के कारण ये क्या होगा, इधर ज़्यादा अट्रैक्ट या ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो ये कम मूव करेगा, ठीक है। क्लियर है? या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ, एब्जॉर्ब जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। जो ज़्यादा पोलर होगा वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखो, ये पॉइंट कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन मेंस में इस पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जो ज़्यादा पोलर वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और कम मूव होगा, ठीक है। चाहे तो ऐसा नोट करो, मोर पोलर सब्सटेंस इज मोर एब्जॉर्ब, hence move less distance. More polar substance is more adsorbed, hence move least या move less distance.